जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों। तो अभी हमको देखना है, देश में चल रहे हैं जो कार्यालयों में अधिकारी बैठते नहीं हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। पूना कारपोरेशन में तो मनमाने लोग कभी भी आते हैं, कभी जाते हैं, बोलते हैं हम साइड पर है, मगर वो दिन भर घर में सोए रहते हैं और दोपहर 3 बजे के बाद रात को 8 से 9 बजे तक वहाँ पे फिर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एंटी करप्शन वाले रात में पैसे के व्यवहार में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ऑफिस टाइमिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक इंटरफियर कर सकते हैं। तो ये सब जो भ्रष्टाचार देश में चल रहा है बड़े पैमाने पे, इसके लिए हर तरह से जिम्मेदार ये सरकार है, जो 60-70 साल 80 साल से जो गवर्नमेंट है। इन महाराष्ट्र में तो हमने बताया कल कि एंटी करप्शन ऑफिस भी है, भले ही वो मिले हुए हैं, कई जगह में पैसे के पीछे ही लगे रहते हैं, क्योंकि पुलिस में से एंटी करप्शन बनता है। तो पुलिस जितनी भ्रष्ट है उतना एंटी करप्शन बस भ्रष्ट है। तो ये सब चल रहा है कई सालों से, 80 सालों से धरती पर। तो ये नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के सारे काम अच्छे से और समय अनुसार हो जाए, 1 मिनट में हो सकते हैं। उस काम के लिए मैं 25 और 40 साल केस लड़ता हूँ कोर्ट में, या हमको ट्रायल कोर्ट में 7 साल के बाद निर्णय होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5-7 साल लगा देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज लोग पैसे नहीं मिलते हैं, उसका केस का डिसीजन ही नहीं दिया जाता है। पुणे कोर्ट में मैं मेजॉरिटी कोर्टों में ये देख रहा हूँ कि जजों को सिर्फ पैसा देने वाला वकील चाहिए, और उनका स्टाफ जो स्टेनो सुंदर सुंदर है उनको घुमाने का है, उनसे पैसे खाने का है, उनको लॉज में ले जाने का है। इसके सिवा पुणे के जजों को कोई काम नहीं। और मैं समझता हूँ कि 70-80% जज ऐसे ही हो गए देश में। हाईकोर्ट को छोड़ दो, हाईकोर्ट बहुत डिसिप्लिन में रहता है, सुप्रीम कोर्ट डिसिप्लिन में है, मगर ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशली पुणे कोर्ट, वहाँ मध्य प्रदेश के कुछ कोर्ट मैंने देखे हैं, वहाँ पर जज लोग कुछ बिल्कुल ही करप्ट है, कुछ अच्छे भी है उसमें, सब करप्ट 100% नहीं है, मगर जो है 80-90% जज लोग जो है वो एरोगेंट है, उनको बात करने की तमीज नहीं है। वो देखते नहीं कि आदमी आगे वाली पार्टी आगे हाई कोर्ट लड़ती है, सुप्रीम कोर्ट लगती है, उससे इज्जत से बात करनी चाहिए। जब मेरे जैसे आदमी के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, तो वो एक गरीब जिसको बहुत कम लिखा पड़ा है और न्याय मांगने को जाता है, उसको न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए एक आदमी ने, ये दूसरी केस है, पुणे में आत्महत्या कर दिया, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के जान दे दिया है गरीब लोगों ने, क्योंकि वहाँ के स्टाफ जो है, क्लार्क, कुछ क्लार्क ऐसे है जो पैसे लेते हैं, डॉक्यूमेंट गायब करते हैं पुणे कोर्ट में, या कई कोर्टों में ये खेल चल रहा है, डॉक्यूमेंट गायब कर देना या फिर गलत डेट देना। मेरे साथ खुद हुआ है, डेट कल की है तो मेरे को परसों की तारीख देता था 1 लाख, और मैं परसों जाता था बोलता था कि वो तो फिर दूसरी डेट पड़ गई, अब दूसरी लो। तो फिर मेरे को वो जो डेट है उसको छोड़ के 2 दिन बाद वाली डेट देता था। और इसी तरह से काम चलता है, क्योंकि जिस आदमी को नॉलेज नहीं होता है, मालूमात नहीं है, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ों की मालूमात हो गई। मैंने देखा कि मैंने बहुत बड़ा वकील अपॉइंट किया और उसको बोला कि भाई आ जाओ, तुम्हारी फीस 1 लाख 2 लाख रुपए ठहरा दिया। तो 2 लाख रुपए फीस देने के बाद भी वो वकील हाईकोर्ट में हाजिर नहीं होता था, और मैं पूछता था फोन करके, कहाँ हो आज, अपना केस है? तो बोले बॉम्बे में। और बॉम्बे में कोर्ट पुकारा तो वो है नहीं, मैं उसके जगह आर्गूमेंट किया, केस जीत लिया। तो ये जो केसेस, ये जो तरीके हैं वकीलों के काम करने के, वो लोग दोनों तरफ से पैसा खाते हैं, दोनों को लूटते हैं। ये धंधा पुणे कोर्ट में बहुत बड़े पैमाने पर है, और मध्य प्रदेश के कुछ कोर्टों में भी ये चल रहा है। ना हाईकोर्ट बॉम्बे मध्य प्रदेश की ध्यान दे रही, ना बॉम्बे की हाईकोर्ट ध्यान दे रही। बॉम्बे में भी मैं देखता हूँ कि वो क्लार्क और रजिस्ट्रार मिलके 30-30, 50-50 हज़ार लोगों से लेते हैं, और जो केस और 4 साल के बाद चलनी चाहिए वो आज के आज चल जाती है। 8-8 दिन की पहले 24 नंबर, 20-22, 50 नंबर में, 25-30 नंबर में उनका नंबर होता है, क्योंकि उनसे पैसा मिल गया 50,000 60,000 केस को जल्दी चलाने के लिए हाईकोर्ट में। तो बाकी मेरे जैसा आदमी, आज मेरी 2013 की केस BSNL के साथ आज भी पेंडिंग है हाईकोर्ट में, क्योंकि मैं पैसे देने वाला आदमी नहीं हूँ, और BSNL दे नहीं सकती क्योंकि BSNL बंद हो गया। तो BSNL का फॉल्ट है, तो फॉल्टी BSNL मेरे से यहाँ हर मेरे से
जीतने में सक्षम हुई। उसका कारण जजों ने वो टाइम उनसे पैसा ले लिया, उनके वकील से, और जजों ने उनके बाजू से निकाल दिया। मगर हाई कोर्ट को बात समझ में आते से ही हाई कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद अभी मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ हाई कोर्ट के क्लार्कों को, इसलिए 2013 की केस अभी 26-13 साल हो गए वेटिंग में पड़ी है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, क्लार्क को पैसा चाहिए, रजिस्ट्रार को पैसा चाहिए, सब मिले हैं आपस में, सब पैसा खाते हैं। और इतना करप्शन है कि मोदी जी के ये मंत्रिमंडल का काम नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुद भ्रष्ट है। मोदी जी ने लोगों का पैसा खा गए। वो जो निकाला था बीच में पंतप्रधान एड्स, पंतप्रधान सहायता फंड, उसका हिसाब ही नहीं दिया उन्होंने। वो सब पैसा मोदी जी खा गए। कहीं 25,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ देश भर में। टाटा, रतन टाटा ने 1,000 करोड़ दिया था। ऐसे देश भर के लोगों ने कोरोना का टाइम पे उसमें गवर्नमेंट को मदद करी, और कोरोना से अभी तक 26 तक हर साल लोग इमरजेंसी में पंतप्रधान फंड में मदद करते हैं, और पंतप्रधान का फंड का पैसा सिर्फ 1 करोड़ रुपया जनता के हित के लिए खर्चा हो गया, बाकी पैसा कहाँ गया। तो ये जो मोदी का खेल है या पॉलिटिशियन लोगों का खेल है, इसलिए मैं सब सोच के मेरी कॉन्सेप्ट मैंने तैयार की, और मैंने उसमें ये सारी बदमाशी नहीं चलनी चाहिए, ऐसी कॉन्सेप्ट मैंने समाधि के बाद, समाधि के नॉलेज प्राप्त होने के बाद, मेरी घरवाली बोली थी कि ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली, क्या संसार का भला किया, वो साईं बाबा ने समाधि ली शिरडी में, क्या जनता का भला कर रहे। उन्होंने खुद की पूजा कर ली, 17 रोड पे शंकर महाराज ने समाधि ली। तो जनता का कल्याण अभी खाना देने से नहीं होता है, उनके जीवन में उनको जॉब मिले, उनको अच्छा एजुकेशन मिले, उनके ज़िंदगी में कोई टेंशन न रहे, आसानी की ज़िंदगी जी सके, ऐसी व्यवस्था वो नहीं कर पाए। ऐसी मेरी घरवाली मेरे को बोली वो टाइम पे कि आप इस 40 साल की उम्र में समाधि ले लेंगे तो आपकी भी पूजा होगी। तो खुद की पूजा करवाना चाहते हो या जनता का कल्याण? तो मैं बोला जनता का कल्याण ही मेरा एम है, समाधि के पीछे भी। तो बोले कोई ज़रूरत नहीं है, जनता का कल्याण के लिए रास्ता सुनो। फिर माता जी से मेरी चर्चा हुई। मैं ऐसा जीव हूँ, मैं समाधि में माता जी से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरी ये इच्छा है, तो अभी तेरे को दुनिया कैसी संवारनी है इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो मेरे को जैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त करते वक्त उन्होंने 2 साल मेरे को एक विशिष्ट प्रकार की मेरी आई साइट को डेवलप करने के लिए और मेरा ब्रेन डेवलप करने को एक तरह की शिक्षा दी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, तुमको मैं दिखा देती हूँ। तो उन्होंने एक दिन मेरे को वो चीज़ें सारी दिखा दी कि ये धरती पर तुम झंडा लेके खड़े हो, ये तुम्हारा ही चेहरा है, देखो। अंतराल में छोटा सा बच्चा बना के लेके गई थी। तो ये बताया मेरे को उन्होंने कि तेरे सिवा धरती पर कोई आदमी नहीं है जो पूरी धरती की जनता का कल्याण कर सके। और मैं तेरे को, मैं बोला माता जी मेरे को क्या आता है, मेरे को कुछ भी नहीं आता है। मेरे को घर वाले बच्चे भी मेरी नहीं सुनते हैं, और मेरी पड़ोसी मेरे को पहचानते नहीं है, गांव में कोई मेरी नहीं सुनता है। तो मेरे भाई नहीं सुनते हैं मेरी, तो फिर मेरा दुनिया कैसे सुनेगी? आप कैसी बोल रहे कि दुनिया में तुमको पूरी दुनिया को एक करना है? तो बोले बेटा अभी बोला है सिर्फ, अभी तुम्हारा ट्रेनिंग चालू होगा। उसके बाद मेरे को इतना तेज तर्राट कर दिया। अभी मेरे को, मैं आपको कल जैसे बोला था, एक पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया चलाने की कैपेसिटी माता जी से प्राप्त है, तो ऐसी कैपेसिटी मेरी है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जनता का कल्याण मेरे हाथ से मरने से पहले हो जाए। वैसे भी 2 बार मेरे को भी हार्ट अटैक आया है, 2 बार मेरी एंजियोप्लास्टी हुई, परसों हुई 4 तारीख को, फिर भी मैं जिंदा हूँ। तो कुछ मेरे से काम हो जाना है। अभी माता जी बोली शुभ समय है, अभी तुम राष्ट्रपति बन सकते हो 2-4-8 दिन में, कभी भी तुम कार्य चालू करो, जनता से इंटरेक्शन करो, बात करो। तो फिर कई लोग तो मेरे को एरोड्रम में बार बार मिलते हैं, बोलते सर आपको नॉलेज बहुत ब्रिलियंट नॉलेज है, ये आपका नहीं है, आपको कुछ फीडिंग है बाहर से। मैं बोला हाँ यस, बाहर से आने ऊपर वाले की इच्छा है कि अभी धरती पे सतयुग आना चाहिए। तो फिर मैंने ट्रेनिंग लेके अभी उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि मैं जनता के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ। मगर जल्दी ही मैं राष्ट्रपति होते से ही जनता के सारे दुख 1 हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा। सबको जॉब दूंगा, सबको फ्री एजुकेशन दूंगा। जय हो दोस्तों।